नमस्कार। तो कॉमन टॉक्स का ये चौथा एपिसोड लेके मैं आप सबके सामने हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि अ, इसकी रिकॉर्डिंग तो आज फ्राइडे को होती है, बट जो सुबह तक ये पब्लिश हो पाता है, तो एक हिसाब से कल का जो एपिसोड था, जिसको मैं करना चाह रहा था कि लाइव हो और सेशन क्वेश्चन आंसर वाला हो, तो वो संभवतः होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका वाइड सर्कुलेशन नहीं हो पाया है और हमने जो लिंक भी अभी तक नहीं शेयर किया है। तो हमारे समझ से इस वीक के लिए उसको यहीं पे अभी रोकेंगे। फिर अगले सप्ताह से कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल हो, और आपके प्रश्न उत्तरों को हम सीधे तौर पर लाइव बातचीत के दौरान उसको कोशिश करेंगे कि जवाब दे पाए। तो चलिए, जो पिछला एपिसोड था जिसमें हमने एजुकेशन को लेकर चर्चा कुछ की थी, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक फिलोसॉफिकल जो सवाल कह सकते हैं, दार्शनिक सवाल है। अब एक बात और भी आप ध्यान रखिए कि जो दर्शन और फिलॉसफी मैं यूज करूंगा आपसे, तो ये वो डिस्टिंक्टिव वाला नहीं यूज करूंगा। तो यदि दर्शन कहूँ या फिलॉसफी कहूँ तो मतलब एक ही समझिएगा, जो ईस्ट और वेस्ट एक कॉमन ग्राउंड का जो डेफिनेशन है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसके हिसाब से दर्शन को या फिलॉसफी को आप देखेंगे तो एक चीज की बहुत चर्चा होती है, और वो रियलिटी को लेकर के होती है, वास्तविकता को लेकर के होती है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। देखिए, गणित की भाषा में रियल और इमेजिनरी दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यदि समझदारी के लेवल पर करें, माइंड के लेवल पर करें, तो जितने लेवल के हमारे कॉन्शसनेस हैं, हर लेवल के कॉन्शसनेस को, यानी जैसे जागृत हैं, जगे हुए हैं, या सो रहे हैं, या स्वप्न में है, ये सारे लेवल ऑफ कॉन्शसनेस हम लोग भारतीय परंपरा के हिसाब से इसको मानते हैं। या जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसको कॉन्शस, अनकॉन्शस, सब कॉन्शस, ये जो ग्रेडेशन होता है कॉन्शसनेस को लेकर के, उन सब के हिसाब से जिस जिस लेवल पर हमारी कॉन्शसनेस होती है उस लेवल की अपनी एक रियलिटी होती है। रियलिटी का मतलब परसेप्शन और कॉग्निशन, यानी हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और कॉग्निशन में ले रहे हैं, उसको संज्ञान में ले रहे हैं। और तीसरी चीज होती है कि उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब उदाहरण के लिए, यदि वेकिंग स्टेट में होंगे तो वेकिंग स्टेट में जो चीज़ें हमारे नज़र के सामने आती हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें सुनाई देती हैं, यानी पंच इंद्रिय, जिनको हम लोग नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, ये जो पंच इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग रियल मानते हैं। तो उसके रेफरेंस में यदि स्वप्न को आप देखेंगे तो वो अनरियल हो जाएगा, यानी दूसरे लेवल का जो फिनोमेना होगा वो अनरियल के रूप में देखा जाएगा। लेकिन जिस कॉन्शसनेस के लेवल पर होंगे वो रियल के रूप में होगा। विज्ञान की दृष्टि से दो प्रकार से रियलिटी को चेक करते हैं। उनके हिसाब से रियलिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और उसको वो सब्जेक्टिविटी में, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये ईस्ट वेस्ट का केवल डिफरेंस है, ये दोनों ही मानते हैं कि मेंटल लेवल पर जो रियलिटी होती है वो संभवतः हम उस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष के लिए चीजें हम मानते हैं कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो इंद्रिय गम्य हो, और उसके अलावा जो चीजें होती हैं वो मेंटल लेवल की होती हैं। उसमें इल्यूजरी चीजें भी हो सकती हैं, हेलुसिनेटरी भी हो सकती हैं, जिनको योग दर्शन में विपर्य और विकल्प के तौर पर देखा जाता है। तो उस लेवल पर उन चीजों को हम अनरियल कह सकते हैं। यानी रियलिटी के लिए जिस लेवल का कॉन्शसनेस होगा उस लेवल को रियल मानेगा। अब स्वप्न के दौरान हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये जो स्वप्न देख रहे हैं वो अनरियल है। उस समय वो बिल्कुल वैसे ही रियल होता है जैसे वेकिंग स्टेट का अ, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। वैसे ही ड्रीम के अलावा जब और लेवल में जाते होंगे जहाँ निद्रा, वहाँ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही माइंड को नहीं मिल पाता है। एटलीस्ट कॉन्शस माइंड के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, तो सिवाय इसके कि कुछ
चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि हम एक डीप स्लीप स्टेट है हमारा, उसके आधार पर कहते हैं। तो विज्ञान ने इसीलिए इस रियलिटी को रियलिटी नहीं माना है, क्योंकि मेंटल लेवल का जो जितने हर प्रकार के अनुभव हैं, यदि उन अनुभवों को आप लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एक डायलेमा होगा, एक कन्फ्यूजन भी होगा, और लोगों के बीच में एक डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो जो सब्जेक्टिव रियलिटी है और ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, तो विज्ञान ने ऑब्जेक्टिव को ही माना कि वो रियल है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसमें सब्जेक्टिव चीज़ें ऐसी नहीं हो। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अब इसकी चर्चा जब नए टाइम की जो फिलॉसफी आएगी, जिसमें क्वांटम फिजिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आए, हालांकि डायरेक्टली वैसे नहीं है जैसे ज़्यादातर लोग समझते हैं, या बहुत सारे लोग जो फिलोसॉफिक लेवल पर बातचीत करते हैं, फिजिक्स को उस लेवल में नहीं जानते हैं, तो वो लोग बहुत तरह तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जो सही नहीं भी होती हैं। चलिए, तो इस सवाल को यहीं पर हम छोड़ते हैं रियलिटी का, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया था इसलिए उसका जवाब हमने दिया। एक सवाल और भी जवाब, क्योंकि हमारे एक मित्र ने उन्होंने कमेंट में तो नहीं लिखा, बट उन्होंने पर्सनल कॉल करके मेरे से पूछा था, तो इसलिए उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी सवाल ऐसा ही हो, तो उसके लिए भी जवाब। और उनका एक कमेंट और क्वेरी ये भी था कि कुछ विषय ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीर हैं और जिन पर काफ़ी समय देना जरूरी होता है, तो मैं लगभग एक एक दो दो लाइन या डेफिनेशन के तौर पर बोल के निकल जा रहा हूँ, और उसकी ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने अपने बाकी के पॉडकास्ट में ये भी कहा भी है कि क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स हैं, कोई एक दो और एपिसोड्स ऐसे ही जाएंगे जहां पर कि हम चीज़ों को केवल इंगित भर करेंगे, केवल थोड़ा सा निर्देश उसका करेंगे, और डीप डाउन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे लेवल में उस चीज़ों की चर्चा उतने लेवल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके सवाल का एक संक्षिप्त उत्तर मैंने यहाँ पर रखा है। यदि किसी को और भी ऐसे सवाल होंगे तो कोशिश ये करिए कि कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सवाल जब पूछेंगे तब देखेंगे, लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब जो पिछले एपिसोड का जो मेन इशू था वो एजुकेशन था, और खास करके अभी मैं जिस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, यदि आप डेटा देखेंगे, शायद इससे थोड़ा डेटा, एक्चुअल डेटा कम बेसी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ऐसे रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल हैं जो ठीक ठीक ये नंबर बताएं। जैसे भारत में स्कूलों की संख्या या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की संख्या है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 मिलियन के करीब है, यानी लगभग 14-15 लाख के करीब वो संख्या होगी। ऐसे ही यदि ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो वो लगभग 7 to 8 मिलियन के करीब ये नंबर जाता है। आप जो सोर्सेस हैं वो चेक कर सकते हैं, मुझे भी एक लमसम ही नंबर पता है, और ठीक ठीक एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर रिसोर्सेस के आधार पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कहने का अर्थ यह है कि इतने लेवल में जब एजुकेशन की संस्थाएं काम कर रही हैं दुनिया भर में, और भारत में तो है ही हैं, और ये भी होता है कि हम अपने कुल जो ग्रास डोमेस्टिक जो हमारा पूरा बजट होता है, जीडीपी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका कितना परसेंट हम एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि संभवतः जीवन के बाद यदि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना है तो उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, और बिना एजुकेशन के वो संभव नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर को आप तभी वैल्यू करते हैं जब उसका सॉफ्टवेयर काम करता है, और सॉफ्टवेयर यदि काम नहीं करे तो हमारे समझ से वो सारा जो हार्डवेयर बनाने का मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो ये बिना एजुकेशन के यदि ह्यूमन या ह्यूमैनिटी की बात करें तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे संभवतः कोई जानवर से आप मिलें या बात कर लें या उसकी समझदारी रखें, वैसे ही मनुष्यों के बारे में भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि एजुकेशन का जो वैल्यू है वो हम सब जानते हैं, और जो लोगों को नहीं भी पता होगा, एक ज़माने में लोगों को नहीं पता होता था, कई बार जो स्कूलिंग होती है, स्कूल की शिक्षा, उसको हम लोग
जो आज मॉडर्न शिक्षा ऐसी नहीं हुआ करती थी, पहले किसी और तरीके की होती थी। दूसरी चीज होती जो काम करने की जो ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग स्किल कहते हैं, वो भी एक प्रकार का एजुकेशन ही है, जो आपको आपके लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको सरवाइव कराने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो एजुकेशन सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्र हैं। तो ऐसे में स्किल को भी हम शिक्षा कह सकते हैं। और एक, जैसे भारत की परंपरा में तो पहले बहुत ही समाज के साथ गुंथा हुआ रहता था, और जो ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि हर एक वर्ग के काम बटे होते थे, हालांकि उस पर आजकल बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं, और लोग मान रहे हैं कि उससे जो नीच ऊंच के जो भेदभाव हैं उस व्यवस्था के वजह से जन्मे हुए हैं। व्यवस्था कोई भी हो सकती है, उसके अंदर गलतियां हम लोगों की वजह से हो सकती हैं, हमारे ईगो की वजह से हो सकती हैं। सिस्टम में कोई गलती नहीं थी, जो मॉडल था वो ठीक था, जिसके वजह से भारत का लोग कहते भी हैं। अब ये कोई पुष्ट जो भी रिसोर्स होगा उसके थ्रू देखा जा सकता है, लेकिन तमाम जगहों पर लोग कोट करते हैं कि एक जमाने में भारत की जीडीपी, या यानी जो भी ग्रास प्रोडक्ट होता था, यानी जो हम लोग चीजें पैदा करते थे, उसमें भारत काफी विश्व के अंदर अग्रणी हुआ करता था। संभव है कि हो रहा होगा। कन्फर्मेटरी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि रिसोर्सेस वैसे नहीं है जिसको सब्सटेंशिएट करें, पर बहुत लोगों के गंभीर जो रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से मैं उनको मान के चल रहा हूं। तो ठीक है, वो टाइम ऐसा था कि भारत के अंदर, और ये बात प्रमाण के रूप में है, क्योंकि विदेशों से जब लोग आते थे और जो आक्रमण होते थे, वो जाहिर सी बात है कि धन संपत्ति के लिए ही ज्यादातर हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत की प्रॉस्पेरिटी रही होगी, भारत उस हालत में रहा होगा जब दुनिया से आक्रमण लोग करते थे आपके धन संपत्ति के कारण। तो निश्चित रूप से रिसोर्स रहा होगा, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एविडेंस है। हिस्टोरिकली बहुत सारे एविडेंसेस हैं, कोई डाउट की बात नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी इंडिया के अंदर रही है, और वो ग्लोबली एक एक लेवल की रही है, जहाँ पर ग्लोबली उतना नहीं हुआ है। और यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए हैं उनके आधार पर उनकी प्रॉस्पेरिटी हुई है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि नॉलेज का, और जिसको ज्ञान कहते हैं, या एजुकेशन का एक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ, या हम मनुष्यों ने ऐसा किया है कि उसका एक फल दिखाई देता है। जो हम लोग उत्पादन करते हैं चीज़ों को, प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध हैं, प्रकृति ने अपने हिसाब से चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन उसके अंदर हमने यदि अपने हिसाब के लिए या अपने उपयोगिता के लिए चीज़ों को बनाया है, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हमने एजुकेशन से वो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। और केवल ऐसे नहीं, अब जैसे बाकी के जीवों को देख लें तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि किसी ने खेती गृहस्थी ऐसा एक्सप्लोर किया हो, बट ह्यूमन बींग ने किया है। जैसे जैसे उसकी कठिनाइयाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने उन चीज़ों को खोजा है, और समय के हिसाब से चीज़ें हमारे लिए आज अवेलेबल हैं। लेकिन आप जिस एजुकेशन के आधार पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, समस्या यही है कि उस एजुकेशन की जो कोर जो वैल्यूज हैं, यदि वो कोर वैल्यूज लूज कर गए हैं, तो उसके वजह से एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है। और समस्या अब फिजिकल नहीं है, समस्या अब मेंटल हो गई है। तो आज के एपिसोड में मैं ये भी चर्चा करने वाला था कि एजुकेशन और हेल्थ, हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में, और ये ग्लोबल इशू है। अनेक प्रकार की जो बीमारियां हुई हैं, और जो ज़्यादातर हम लोगों के जो लिविंग स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, उसके वजह से वो पैदा हुई हैं। और इस पर डॉक्टर से लेकर एक्सपर्ट तक सभी लोग एकमत हैं कि हमारे जीवन यापन की जो विधि है, या जिन चीज़ों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एक प्रकार से आप ये देखें कि कभी कभी चीज़ों को हम लोग जानने के लिए, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने पढ़ाया हो और ये जांचना हो कि विद्यार्थी ठीक से समझ पाया कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग परीक्षा आयोजित करते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। जब सवालों के सही जवाब दे देता है, इसका अर्थ ये हुआ कि
उसके समझ में आ गया और जो शिक्षक ने पढ़ाया था वो भी सही है। अब उस आधार पर देखा जाए तो जो ह्यूमैनिटी की हालत है आज, इतना जो हमने डेटा बताया कि इंडिया के अंदर या ग्लोबली कितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज क्या हुआ है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 हजार सालों में जो हम लोगों ने प्रगति की है, फिजिकल सेंस में प्रगति बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा आज के, इनफैक्ट 400-500 साल पहले जब विज्ञान ने भी इस रूप में अपने स्वरूप को नहीं प्रकट किया था, तो हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में दुनिया ऐसी बदल जाएगी कि जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें उपलब्ध हैं उनको हम लोग आज जिन माध्यमों से हम बात कर पा रहे हैं आपसे, ये उसी विज्ञान की देन है। तो निश्चित रूप से ये सब मनुष्य के मस्तिष्क का ही कमाल है, जो चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी। हालांकि शक्तियां होती हैं नेचर के अंदर बिना उन शक्तियों के हुए, लेकिन मनुष्य की बुद्धि ने जरूर वो काम किया है कि उन उन चीजों को खोज के और अब ऐसे रूप में रखा है कि जहाँ पर चीजें, जहाँ स्कार्सिटी होती थी, वो अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि रात में जब सूरज ढल जाता है या सनसेट हो जाता है, तो सनसेट के बाद हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती थी एक टाइम पर, और इतना लाइट नहीं होता था कि हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू कर पाए। ये सबके जानकारी में है कि आज विज्ञान की वजह से 24/7 जो दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं, दुनिया शायद ही कभी 24/7 पूरे सारे लोग दुनिया में सो जाएं। इस आधार पर नहीं, मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर कह रहा हूँ। वैसे तो दुनिया में बहुत जगह जहाँ दिन होता है दूसरे जगह रात होती है, तो ऐसे चलता है साइकिल। लेकिन इस आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो एजुकेशन का हम लोगों ने एक रोल सेट किया था या जो ज़रूरत हम लोगों की थी, वो ज़रूरत ये थी कि हमको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होगा, और जो अनवांटेड इन्वायरमेंट होगा, जो ऐसे नेचुरल कंडीशंस होंगे जहाँ पर सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को बनाएंगे जो हमारे सर्वाइवल को तय करेगा। अब आज के डेट में यदि आप देखें इन सारी चीज़ों को, तो आप मान के चलिए कि जिस व्यवस्था के तहत हमने ये सिक्योरिटी खोजा था, आज सबसे ज़्यादा यदि इंडेंजर्ड कोई चीज़ हमारे लिए है तो हमारी सिक्योरिटी है। चाहे सिक्योरिटी अपने लिए हमने खराब किया हो, चाहे सोसाइटी के लिए खराब किया हो, या चाहे नेशन या ग्लोब के लेवल पर जो कुछ हुआ हो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में हम सभी जानते हैं, ग्लोबली क्या हालत हो गई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये कहने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि उसमें हम मनुष्यों का ही सबसे बड़ा हाथ है उसको खराब करने में। अपने लाइफ को भी हमने एक्सेसिव, जो ज़रूरतें नहीं थी उन ज़रूरतों को पैदा किया हमने मेंटली, यानी कि जो स्कारसिटी नहीं थी वो माइंड ने पैदा किया। और ऐसे हालत में मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्वस्थ मस्तिष्क का काम नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हेल्थ का इशू इन्वॉल्व है। तो जो हेल्थ के अंदर हमने कभी फिजिकली ऐसा किया था या नेचुरल कलामिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे रिजोल्यूशंस होते थे, बहुत सारे तरीके थे जिनको कि हम सॉल्व कर पाते थे, आज के डेट में हमारी पैदा की हुई यानी हमारे मेंटल कंडीशन की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हुई हैं जिन बीमारियों के लिए हम अब लगातार संघर्षरत हैं, और वो उनसे ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को हम लोग फिजिकल कहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल साफ साफ हैं कि जिस एजुकेशन को लेकर के हमने सोचा था कि हम कंफर्टेबल होंगे, हम सिक्योर होंगे, हम पीसफुल लाइफ जिएंगे, हम बिल्कुल प्यार और सौहार्द वाला एक वातावरण क्रिएट करेंगे, चीज़ें उसके उल्टी हो गई हैं और चीज़ें उसके अनेक बार उसके विपरीत चली गई हैं। तो ये चाहे नेशन के लेवल पर हो, सोसाइटी के लेवल पर हो, फैमिली के लेवल पर हो, इंडिविजुअल हो या ग्लोबली हो, ये हर जगह चीज़ें देखी गई हैं। जैसे बच्चे को हमने एक जगह तो तैयार किया कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एजुकेट होगा, उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन अब हालत ये है कि चीज़ें ऐसी बदल गई हैं
कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन जरूरी था हमारे सर्वाइवल के लिए, अब चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी हो गई हैं। और जहाँ इंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, वो सारे सुख दुख की परिभाषा भी उसकी उसी से जुड़ी हुई है। और जिस इंटरटेनमेंट को अब वो सुख समझता है, जैसे ही वो खत्म होता है, उसका सारा जो फिजिकल कंफर्ट है वो रहने के बावजूद उतने ही दुख में जीवन चला जाता है। तो आजकल के जो गंभीर मानसिक समस्याएं हैं या मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हम खुद उसको हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि एक बार हमने एजुकेशन का जो नॉर्म था, जो जिस्ट था, जो एक्चुअल एम था, यदि उसको नहीं पकड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब इस लेवल में पहुंच गया है कि वहां से वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया है। नहीं तो सीधी सी बात है कि जो मानसिक परेशानियां हमने खुद की कड़ी की हुई हैं, कई जगहों पर एड्रेस भी नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह उसको समय के साथ, जो जैसे शिक्षक होते हैं, करिकुलम होता है, तो हमारा काम होता है, शिक्षकों का भी काम होता है, या सोसाइटी एज ए लेवल जो सरकारें होती हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसका भी काम होता है कि चीज़ों को समझे और प्रिएम्प्ट करें उन प्रॉब्लम्स को, कि जो भविष्य में आने वाली हैं उसके लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने स्कूलिंग किया पूरे, कोई भी बच्चा बिना स्कूल गए नहीं रहे, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे के पास एजुकेशन हो, हर बच्चे के पास प्रॉपर लैंग्वेज हो, वो कम्युनिकेट कर पाए, ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर चीज़ें हुई हैं। चीज़ें जो एनार्किस्ट हुआ करती थी उससे सोसाइटी बदली है। लेकिन इसके बावजूद अब एक नई समस्या ये आ गई है कि इतना ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन आज के डेट में हमारे पास पहुंच रही है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। और निश्चित रूप से ये उस लेवल पर पहुंच रही है जहां उसको हम लोग सेल्फ हार्म के लेवल पर पहुंच गई हैं। अदरवाइज जिन चीज़ों के बारे में बच्चों को बहुत सारी कम जानकारियां होती थी और बहुत ही एक पीसफुल लिविंग होती थी बचपन की, वो शायद वैसी लिविंग अब आजकल के बच्चों का, खास करके जो जो बच्चे शहरों में पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं, इसी वातावरण में रह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही आसान नहीं है कि उस जीवन के साथ कोप अप कर पाए। अब बहुत सारे जो हमारे गजट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजट हैं, ये हर दिन हम लोग चर्चा करते हैं विभिन्न एकेडमिक प्लेटफॉर्म से लेकर के, और व्यक्तिगत चर्चाओं में ये बातचीत होती है कि ये तकलीफ बढ़ गई है, बच्चों को इनसे दूर रखा जाए। और कई बार ये होता है कि लग रहा है कि पहले, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ों को उस रूप में देख नहीं पाते हैं। अब जब शुरू में कोविड के टाइम पर भी मुझे याद है कि हमने एक दो कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था जहाँ पर कि मैंने बहुत ही इम्फेटिकली इस बात को रखा था कि आने वाले दिनों में एजुकेशन पूरी तरह से बदलने वाला है, एंड इट विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक एंड मोर एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। यानी एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन की हुई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन बहुत सामान्य लोगों के पास नहीं पहुंचता था, आज ये इंटरनेट और मीडिया और ये जो माध्यम जिस पर अभी मैं आपसे खुद ही बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आज अवेलेबल हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज मेकिंग अस इन ट्रबल, और चीज़ें वैसी ही बिल्कुल हो रही हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है वो एक प्रकार के इक्विलिब्रियम का है, ये हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और थोड़ी फिलोसफिक बात लगेगी, बट ये फैक्चुअल है। क्योंकि हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड रेंज में काम करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर एक रेंज का है, जितने हमारे वाइटल्स होते हैं उनका रेंज है, बीपी का, शुगर से लेकर के जितने पैथोलॉजिकल टेस्ट हम कराते हैं उनका एक रेंज दिया होता है। तो जो मनुष्य का शरीर है वो एक एक प्रकार से इक्विलिब्रियम में बिहेव करता है, और जहाँ इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है वहाँ पर समस्याएं पैदा होती हैं। इंफॉर्मेशन के सेंस में भी यही बात हुई है। जहाँ यदि प्रॉपर एजुकेशन का मीनिंग समझे बिना या उसकी टेक्निक डेवलप किए बिना आपने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, वो हैंडल नहीं हो रहा है। और फैक्चुअली ये हम लोग इस समय उसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हम लोग सामाजिक बुराइयों के तौर पर देखते हैं,
और वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन ने कभी उनको एड्रेस नहीं किया। एजुकेशन ने इस चीज़ को नहीं माना कि उसको किस रूप में सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, बच्चों के साथ। कई सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको स्कूल में चर्चा नहीं की जाती है, या टीचर्स उसको अपने करिकुलम के आधार पर नहीं देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरत फिर वो समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जो शिक्षा को अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब वो अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनट्रेंड लोग हैं, और केवल एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ये सारे काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे वर्ग को आप जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है सोसाइटी के अंदर जिसने एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चला रखा है। और वो वजह ये होती है कि कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक बहुत ही अलग टाइप का इंफॉर्मेशन उनसे मिल रहा है, तो उनके पास हो जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो विभिन्न धर्मों ने ऐसे अ, स्वरूप गढ़े हुए हैं। उसमें बहुत सारे अनट्रेंड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लोभ लालच की वजह से काम कर रहे हैं। यही बात एजुकेशन के अंदर भी है। मैं बाद में इसकी चर्चा भी करूंगा कि जिनको हम टीचर बनाना चाहते हैं या जो एजुकेशन यदि आइडियल रखना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है। बाकी रिसोर्सेस जो होता है वो जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेस हैं, जो बुक्स हैं, जो मीन्स हैं, जो और रिसोर्सेस हैं, उनको आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यदि टीचर किसी हालत में गलत होगा तो हमारे समझ से वो मैनेजेबल नहीं है। तो जो लोग आने वाले दिनों में ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन, और मेरी भी मान्यता है कि आने वाले दिनों में एजुकेशन का फॉर्म पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज हम यूज कर रहे हैं और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर आया है, इसमें निश्चित रूप से एजुकेशन का एक फॉर्मेट बहुत तेजी के साथ बदलने वाला है। कितने लोग उसके साथ कोप अप करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि एजुकेशन को बैठ के गंभीरता से हमने नहीं चेक किया और उस चेक एंड बैलेंस को नहीं ठीक से समझा, तो हमारे समझ से अब ये वैसी ही बात होगी। क्योंकि जब आप की गाड़ी यदि धीमे चल रही थी तो एक्सीडेंट में बचने के चांसेस आपके हो सकते थे, लेकिन जब गाड़ी बहुत तेजी में हो तो संभवतः बचने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। वैसे ही जैसे आप जितनी धीमी व्हीकल पर चलेंगे, अब हवाई जहाज से एक्सीडेंट होने के बाद में बचने की संभावना कितनी होती है ये सबको पता है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल इसका सिचुएशन है। और इस समय हम लोगों को फेस करना होगा कि जिस टाइप से चेंजेस आ रहे हैं सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर के, और एजुकेशन कम्युनिटी ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। और प्रिपेयर का मतलब करिकुलम बनाना नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट्स कर रही हैं, स्कूलों को इक्विप कर रही हैं, कंप्यूटर लगा दे रहे हैं, स्क्रीन दे दे रहे हैं और बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बातें हैं जो गंभीरता पूर्वक हम लोगों को विचार करना होगा, जहाँ टीचर और अलाइव टीचर, लाइवली टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और यदि आप उसको हटाएंगे, उसको डिसमिस करेंगे, तो आने वाले दिनों में आप उस खतरे के लिए तैयार रहिए जहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए लोगों को रिस्क लग रहा है कि अ, उस दौर में ह्यूमैनिटी न चली जाए, जो बहुत सारी चीज़ें अपने आप इस धरती से गायब हो गई थी, बहुत सारे जीव गायब हो गए थे। उनकी थ्योरी तो अलग थी कि क्यों गायब हुए, बाहर का अटैक था या कोई नेचुरल कैलामिटी थी। लेकिन मनुष्य अपनी कैलामिटी के अंदर जो खुद प्रोड्यूस किया हुआ है, उसके अंदर ही वो विलुप्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के पार्ट पर हम लोगों को बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और बड़े लेवल से सेंसिटिव होने की। उसमें नेशनलिटी को लेकर के, नेशनलिज्म को लेकर के, अपनी परंपरा को लेकर के केवल बात करने से नहीं होगा, बल्कि एक सेंसिटिविटी, भले वो इंडिया से निकले, वो ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि ज़रूरतें सबकी हैं। तो बाकी जगहों पर तो बहुत फास्ट इम्प्लीकेशन चीज़ें हो जाती हैं या इम्प्लॉय हो जाती हैं। इंडिया के अंदर क्योंकि देश बहुत बड़ा है और सिस्टम डेमोक्रेटिक है, इसलिए चीज़ें जल्दी नहीं बदलती हैं।
अभी कुछ दिनों पहले एक केवल एग्जांपल देकर बात खत्म करेंगे। स्वीडन के अंदर अब ये प्रचार शुरू हो गया है, यानी गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया है कि नहीं, क्लास फिफ्थ या फिर जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम यूज नहीं करने देंगे बच्चों को। यानी जो कंप्यूटर्स और टैब्स वगैरह जो एक टाइम पर लाया गया था, और चीज़ों को ऐसे ही पुराने ढर्रे पर लाएंगे जहाँ पेन पेपर से चीज़ें लिखी जाती थी और टीचर खड़े होकर के पढ़ाते थे या टीचर इंटरेक्ट करते थे। तो आप समझ लीजिए वहाँ इम्प्लीमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, उनकी कंट्री छोटी है, लोग थोड़े से होते हैं और चीज़ों को इम्प्लॉय करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए यदि आप रिट्रीव भी करेंगे, यदि रिट्रैक्ट भी करेंगे, तो पता लगेगा कि उसके लिए 10-20 साल का समय चला गया, और तब तक शायद हम लोग उतना डैमेज कर चुके होंगे कि वहाँ से वापसी संभव नहीं है। तो विदाउट किसी नेगेटिव नोट के मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा। उम्मीदें हमेशा हम लोगों की होती हैं, और जब हम चीज़ों को देख पाएंगे तभी हम सुधार पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।